ठंड में हरे भरे खेत में बहू का ससुराल। निधि का भाई विशाल निधि को खेत दिखाते हुए कहता है, देखो निधि, ये तुम्हें दूर दूर तक जो खेत दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे हमारे हैं। देखो इन खेतों में टमाटर लगे हैं, कितनी अच्छी फसल हुई है हमारी। हाँ विशाल भैया, सचमुच ये फसल तो बहुत अच्छी लग रही है। और देखो निधि, यहाँ बैंगन लगे हुए हैं, इधर हरी धनिया, हरी मिर्च और बाकी की सब्जियां लगी हुई हैं, और उस साइड पत्ता गोभी लगी है। भैया आसपास के जितने खेत हैं सब हमारे हैं ना? हाँ निधि, तुम तो जानती हो कि हमारे पिताजी बहुत बड़े किसान हैं, ये सारे खेत उन्हीं के हैं। विशाल काफी देर तक निधि को अपने खेत दिखाता रहा। उसके बाद विशाल कहता है, निधि शाम हो रही है, ठंड बढ़ रही है, चलो घर चलते हैं। उसके बाद निधि और विशाल दोनों घर आ जाते हैं। निधि घर आते ही रसोई में जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ बहुत ठंड लग रही है। और माँ खाना बन गया क्या? मुझे बहुत भूख भी लगी है। नहीं बेटा, खाना तो नहीं बना है, लेकिन तू मेरे साथ खाना बनवाने में मदद कर ले। तेरे पिताजी भी शहर से आते ही होंगे। क्यों माँ, आज शीलाबाई नहीं आई क्या काम करने के लिए, जो आप मुझे खाना बनवाने के लिए कह रही है? और इतनी ठंड में मैं भला कोई काम क्यों करूंगी? बेटा शीलाबाई तो आई है, लेकिन अब तुझे भी तो खाना बनाना सीखना चाहिए। तुझे तो पता है तेरी शादी की बातें चल रही है। जब तेरी शादी होगी तो तू ससुराल जाएगी, कम से कम तुझे खाना बनाना तो आना ही चाहिए ना। ओह माँ, मैं अपने ससुराल में बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी। जब मैंने अपने मायके में काम नहीं किया तो मैं अपने ससुराल में काम क्यों करूं? हे भगवान, इस पागल लड़की को कौन समझाए कि मायके और ससुराल में फर्क होता है। अच्छा ठीक है, वैसे तुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है, तू अपने कमरे में जाकर रूम हीटर चालू करके आराम से बैठ जा। पापा आ जाएंगे तो मैं खाना लगा दूंगी। निधि अपने कमरे में चली जाती है और रूम हीटर चालू करके अपनी शानदार बेड पर लेटकर टीवी ऑन करके टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद निधि के पिता कमल निधि को हॉल से आवाज देते हैं, अरे निधि बेटा, अरे ओ निधि बेटा, कहाँ गई तू? लगता है पिताजी आ गए। निधि भागकर हॉल में आती है और अपने पिताजी के गले लग जाती है। फिर कमल उसे शॉपिंग बैग देते हुए कहते हैं, मेरा प्यारा बच्चा, देख बेटा, मैं तेरे लिए शहर से क्या क्या गिफ्ट लाया हूँ। इसमें ढेर सारे कपड़े हैं, तेरे लिए स्वेटर है, सैंडल है, और हाँ, तुझे लाइट्स पसंद है ना, तो तेरे कमरे के लिए बहुत सारी लाइट्स भी लेकर आया हूँ। पिताजी आप सचमुच बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। निधि सोफे पर बैठकर अपने गिफ्ट खोलने लगती है। तभी शिवानी वहां आती है और ये सब देखकर कहती है, ये क्या जी, आप है निधि के लिए इतना सारा गिफ्ट ले आए? अभी तो आप पिछले ही हफ्ते उसके लिए इतनी सारी चीजें लाए थे, इतना खर्चा क्यों करते हो? हो शिवानी, आखिर मैं इतना बड़ा किसान हूँ और निधि मेरी इकलौती बेटी है। भला मेरे पैसे निधि के काम नहीं आएंगे तो किसके काम आएंगे? माँ पिताजी बिल्कुल सही कहते हैं। अच्छा माँ, ये सब छोड़ो, भूख लगी है, अब आप जल्दी से खाना लगा दो। हाँ हाँ, शीलाबाई ने खाना लगा दिया है, चलो आप सब लोग भी खाना खा लो, आ जाओ। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। शीलाबाई सबको खाना परोसती है और सभी लोग खाना खाते हैं। ऐसे समय बीत रहा था। एक दिन पड़ोसन वैशाली शिवानी से मिलने आती है। काफी देर बातें करने के बाद वैशाली शिवानी से कहती है, शिवानी बहन, तुम तो जानती ही हो कि मेरी बेटी पायल का रिश्ता पास ही के गांव में ही हुआ है। इस गांव में एक बहुत बड़े किसान है माधवलाल। मैं तो कहती हूँ अपनी बिटिया निधि का रिश्ता माधवलाल के बेटे अमित से कर दो। कमल भाई साहब की तरह ही वो भी बहुत बड़े लोग हैं और गांव में उनके बहुत सारे खेत हैं। हाँ वैशाली बहन, अच्छा किया जो तुमने बताया। मैं जरा निधि के पिताजी से बात कर लूँ, फिर एक दिन हम उन्हें निधि को देखने के लिए बुला लेंगे। अच्छा बहन, तुम बात करके बताना, अब मैं चलती हूँ। फिर शाम होते ही ठंड बढ़ जाती है, फिर आऊंगी। ऐसा कहकर वैशाली चली जाती है। शाम को शिवानी कांपते हुए कमरे में आती है और रूम हीटर चालू करके कहती है, ठंड तो एकदम से ही बढ़ गई है, वैसे मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर शिवानी सारी बातें कमल को बताते हुए कहती है, वैशाली बहन बता रही थी कि बहुत अच्छा रिश्ता है, क्यों ना हम लड़के वालों को निधि बिटिया को देखने के लिए बुलवा ले। हाँ हाँ शिवानी, आखिर हमें अपनी बिटिया की शादी तो करनी ही है। अगर रिश्ता अच्छा है तो तुम उन्हें बुला लो। शिवानी फोन करके वैशाली को खबर कर देती है और वैशाली अगले दिन लड़के वालों को बुला लेती है। लड़के वाले निधि को देखते हैं। सभी को निधि बहुत पसंद आती है। तब मालती शिवानी से कहती है, बहन जी, आपकी लड़की बहुत ही अच्छी है और मुझे तो निधि बहुत पसंद है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। दादी, मुझे भी होने वाली चाची बहुत पसंद है। वैसे हम चाची को घर कब ले जाएंगे? बबलू की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। हाँ बहन जी, अगर हम भी एक नजर लड़के को देख लेते तो अच्छा रहता। वैसे आपका बेटा आया नहीं क्या? क्या बताऊं बहन जी, उसके पिताजी का इतना बड़ा कारोबार है और उसे ही संभालना पड़ता है। आए दिन उसे शहर जाना पड़ता है। आज भी वो किसी काम से शहर गया हुआ है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जब आप लोग हमारा घर देखने आएंगे तब लड़का आपको वहीं मिल जाएगा। हाँ भाई साहब, अब आप लोग हमारे घर खेत सब कुछ अपनी आंखों से आकर देख लीजिए और लड़के से भी मिल लीजिएगा। मालती, किशोर और अनिमेश तीनों बातें कर रहे थे, लेकिन अस्मिता चुपचाप बैठी थी। सारी बातें होने के बाद अनिमेश कहता है, ठीक है तो अब हम चलते हैं, जितनी जल्दी हो सके आप लोग हमारे घर आ जाइए। ऐसा कहकर मालती और उसके परिवार वाले वापस लौट जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कमल शिवानी से कहता है, शिवानी,
चलो हम भी किशोर भाई के घर चलते हैं और उनके बेटे से मिलकर उनके खेत और घर देखकर आ जाते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम निधि की शादी किशोर जी के बेटे से तय कर देंगे। ठीक है जी, मैं तैयार हो जाती हूँ। तब तक आप विशाल को भी खबर कर दीजिए, हम आज ही चलते हैं। थोड़ी देर बाद कमल, शिवानी और विशाल पड़ोसी गांव में किशोर के घर पहुंच जाते हैं। घर काफी बड़ा था। निधि के माता पिता और भाई इतना बड़ा घर देखकर बहुत खुश होते हैं। तब किशोर कहता है, देखिए भाई साहब, हमारा बेटा खेतों में मजदूरों से काम करवा रहा होगा। चलिए मैं आपको खेत भी दिखा देता हूँ और आप हमारे बेटे से भी मिल लीजिए। ऐसा कहकर किशोर उन लोगों को अपने खेतों पर ले जाता है और अपने खेत दिखाते हुए कहता है, देख रहे हैं आप लोग, आपकी नजरें जहाँ तक जाती हैं ये सारे खेत हमारे ही हैं। और देख रहे हैं हमारे अमित को खेतों में काम करते हुए। लेकिन ये अमित भाई खेतों में काम क्यों कर रहे हैं? इन्हें तो मजदूरों से काम करवाना चाहिए। दरअसल हमारा बेटा बहुत मेहनती है। इतने सारे मजदूर होने के बाद भी वो खुद अपने खेतों में काम करता है। वो कहता है कि अपने खेतों में अपने हाथों से काम करने का मजा ही कुछ और है। उसके बाद किशोर अमित को बुलाकर सभी से मिलवाता है। अमित और उसका परिवार कमल को बहुत पसंद आता है और इस तरह अमित और निधि का रिश्ता पक्का हो जाता है। समय बीतने के साथ 2 महीनों के अंदर ही निधि की अमित से धूमधाम से शादी हो जाती है और निधि दुल्हन बनकर अमित के घर आ जाती है। शिल्पा निधि की आरती उतारते हुए कहती है, आइए भाभी जी, दाहिने पैर से कलश गिराकर घर प्रवेश कीजिए। जल्दी आइए, बाहर बहुत ठंड है। हाँ, लेकिन उससे पहले मेरा नेक तो दे दीजिए। आखिर इकलौती ननद हूँ आपकी। अरे नेक ले लेना, पहले हमें अंदर तो आने दे। निधि कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। तब मालती निधि को शिल्पा से मिलवाते हुए कहती है, बाहू, ये तुम्हारी नंद है शिल्पा, तुम्हारी शादी अटेंड करने के लिए आई है, वरना ये शहर में रहकर कॉलेज पढ़ती है। निधि शिल्पा को देखकर मुस्कुराती है और उसे अपनी सोने की अंगूठी उतारकर नेक के रूप में दे देती है। और फिर वो देखती है कि उसका घर काफी छोटा है। ये देखकर निधि मन ही मन सोचती है, माँ और पिताजी ने तो कहा था कि मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं, बिल्कुल मेरे पिताजी की तरह, और मेरे ससुर एक बड़े किसान हैं, लेकिन ये लोग इतने छोटे घर में रहते हैं। मुझे पता है देवरानी जी सोच रही होगी कि इतने छोटे घर में उनके माँ बाप ने उनकी शादी कैसे तय कर दी, कैसे रहते हैं। उन्हें क्या पता कि उनके माता पिता को पड़ोसियों से उधार लेकर बड़ा घर दिखाया गया था। निधि के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं था। अब अस्मिता निधि को उसके कमरे तक छोड़ देती है। निधि चेंज करके बेड पर बैठ जाती है और अमित से बातें करने लगती है। तभी अमित कहता है, निधि, मुझे यकीन नहीं आता कि तुमने इतने अमीर घर की लड़की होकर हम जैसे गरीब घर में शादी क्यों कर ली। इसका मतलब कि मेरा शक सही निकला। ये लोग बहुत गरीब है और इन्होंने मेरे माता पिता को धोखा देकर मुझसे शादी की है, लेकिन मेरे पति को इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या सोच रही हो निधि? तुमने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अब तो यही मेरे पति है और इन्हें सच बताकर दुखी करने का कोई फायदा नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, पैसों का क्या है, वो तो जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन जीवन साथी अच्छा हो तो जीवन अच्छा हो जाता है। बस इसलिए मैंने आपसे शादी की। ये सुनकर अमित बहुत खुश हो जाता है। अगली सुबह निधि तैयार होकर अपनी सास के पास आती है। तब उसकी सास उससे कहती है, बहू, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, थोड़ी देर में मोहल्ले की औरतें आती ही होंगी, तुम ऐसा करो कि सभी के लिए हलवा बना दो। अरे वाह, चाची अगर हलवा बनाएंगे तो मैं भी खाऊंगा। हाँ हाँ बबलू, जरूर खाना। ठीक है माँ जी, मैं हलवा बना लेती हूँ। निधि अपनी रसोई में जाती है और हलवा बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी अस्मिता वहाँ आती है और कहती है, देवरानी जी लाइए, मैं आपकी हलवा बनाने में मदद कर देती हूँ। हाँ स्मिता भाभी, मुझे सूजी और शक्कर मिल ही नहीं रही है, प्लीज आप मुझे निकाल कर दे दो। अस्मिता निधि को सूजी और शक्कर निकाल कर दे देती है और कहती है, देवरानी जी, और किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। ऐसा कहकर अस्मिता वहां से चली जाती है। निधि सभी के लिए हलवा बनाती है। तब तक मुंह दिखाई के लिए सभी औरतें आ चुकी होती हैं। निधि सभी को हलवा लाकर देती है। सभी औरतें हलवा खाती हैं और निधि की तारीफ करते हुए विमला कहती है, मालती बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है और उसने हलवा भी बहुत अच्छा बनाया है। बहन, मैंने तो सुना है कि तुम्हारी बहू बहुत ही अमीर घर से है, तो फिर इसने इतने गरीब घर में रिश्ता कैसे कर लिया? इन पड़ोसियों को क्या पता कि हमारे ससुराल वालों ने धोखे से झूठ बोलकर ये रिश्ता किया है। वो तो देवरानी जी का बड़प्पन है कि सच जाने के बाद भी उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। अरे बहन, हमारी बहू बहुत संस्कारी है, उसे पैसों के कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने तो मेरी बेटी की अच्छाई देखकर उससे शादी की है। पड़ोसी काफी सारी बातें करते हैं और फिर चले जाते हैं। शिल्पा भी निधि से सारा दिन बातें करती है। फिर शाम को वो शहर लौट जाती है। ऐसे आज का दिन बीत जाता है। अगले दिन मालती निधि से कहती है, निधि बहू, आज तुम्हारा ससुराल में खाना बनाने का पहला दिन है। तुम रसोई में जाओ और अपनी पसंद से सभी के लिए खाना बना लो। वैसे तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? हाँ हाँ माँ जी, मैं खाना बना लूंगी। ऐसा कहकर निधि रसोई में जाती है और फ्रिज से सब्जियां निकालते हुए वो मन ही मन में सोचती है, मेरे मायके में खाना नौकर बनाते थे, इसलिए मैंने अपने मायके में तो कभी खाना नहीं बनाया। मुझे अच्छी तरह खाना बनाना आता भी नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने ससुराल में ये बता दूं तो पता नहीं मेरे ससुराल वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जो भी हो, खाना तो मुझे बनाना ही होगा। और यही सोचकर निधि सब्जियां काटने लगती है। तभी अस्मिता वहां आती है और निधि को सब्जियां काटते देखकर कहती है, देवरानी जी, मुझे पता है कि आप बहुत बड़े घर से आई हैं। जरूर आपके घर में नौकर चाकर खाना बनाते होंगे और आपको खाना बनाना नहीं आता होगा। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन
मैं ये बात अपने ससुराल वालों को तो नहीं बता सकती ना, क्योंकि उन्हें बुरा लगेगा। हाँ देवरानी जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप उन लोगों के बारे में ऐसा सोचती हो जिन्होंने आपको इस परिस्थिति में फंसाया है। नहीं जेठानी जी, मुझे किसी ने नहीं फंसाया, बल्कि मेरा भाग्य मुझे यहीं लेकर आया है। मैं अपने पति और अपने ससुराल वालों से बहुत खुश हूँ, इसलिए मुझे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है। देवरानी जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है, वरना मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत ही खराब है। इस छोटे से घर में कभी हमारी इच्छाएं पूरी ही नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, चलिए मैं आपके साथ खाना बनवा देती हूँ। ऐसा कहकर अस्मिता निधि के साथ खाना बनाना शुरू करती है। सबसे पहले अस्मिता सब्जी में तड़का देती है और निधि को आटा गूंथना सिखाती है। उसके बाद वो दाल तड़का चढ़ाती है और अंत में रोटियां बनाते हुए निधि को रोटियां बनाना सिखाती है। आपस में बातें करते हुए देवरानी जेठानी सारा खाना बना लेती हैं। खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं और सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर निधि के ससुर कहते हैं, अरे बहू, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। मैं और मालती सोच रहे थे कि पता नहीं बहू को खाना बनाना आता भी है या नहीं। हाँ निधि, सचमुच तुमने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। निधि अस्मिता को देखकर मुस्कुराती है। सभी लोग खाना खाते हैं और निधि को कुछ पैसे नेक के रूप में दे देते हैं। तब बबलू कहता है, क्या मुझे भी चाची को नेक देना होगा? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। नहीं बबलू बेटा, तुम्हें बल्कि मैं तुम्हें नेक दूंगी। ये रहा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए नेक। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और निधि अपने ससुराल में काफी घुल मिल जाती है। एक दिन सभी लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी किशोर वहां आता है। किशोर को परेशान देखकर मालती कहती है, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? मालती, तुम सभी तो जानती हो कि जमींदार का हम पर कर्ज है। जमींदार अपना कर्ज वापस मांग रहा है और हमारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि हम उसका कर्ज उतार सके। बस इसीलिए मैं परेशान हूँ। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मैं तो आज आपको बताने ही वाली थी कि शिल्पा ने फोन करके फीस मांगी है, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे है ही नहीं कि हम उसकी फीस दे सके, और बबलू की फीस भी कई दिनों से नहीं गई है। माँ पिताजी, परेशान होना किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम तो मजदूर हैं ही। कल से हम और ज्यादा मेहनत करेंगे और पैसे इकट्ठा करके जमींदार का कर्ज भी चुका देंगे और शिल्पा और बबलू की फीस भी भर देंगे। देवर जी, इस ठंड में तो ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। अगर हमारे खेत होते तो हम उनमें फसल उगाते तो ये संभव था, लेकिन दूसरों के खेतों में मजदूरी करके इतना कर्ज चुका देना बहुत ही मुश्किल है। तभी अस्मिता का बेटा बबलू वहाँ आता है और कहता है, माँ, टीचर मुझे कल फीस के लिए बोल रही थी। आप मेरे स्कूल की फीस कब जमा करोगे? बेटा जाकर पढ़ाई करो, तुम चिंता मत करो, जल्दी हम तुम्हारी फीस जमा कर देंगे। लेकिन पिताजी, आपने तो पिछले महीने भी यही कहा था। बबलू बेटा, जिद नहीं करते। पिताजी ने कहा है ना कि तुम्हारी फीस जमा कर देंगे तो जमा कर देंगे। अभी अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। बबलू अपने कमरे में चला जाता है पढ़ाई करने। तब मालती कहती है, हे भगवान, सारी समस्या कैसे खत्म होगी? ऐसी दोपहर हो जाती है और अमित कहता है, माँ मैं खेतों में काम करने जा रहा हूँ। चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। वैसे भी अब शादी खत्म हो चुकी है, हम सबको काम पर लग जाना चाहिए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी आप लोगों के साथ खेतों पर काम करने के लिए चलना चाहती हूँ। बाहर बहुत ठंड है और खेत में काम करना आसान नहीं है, तुम रहने दो। देखिए जी, अगर इंसान करना चाहे तो ऐसा भी कुछ मुश्किल नहीं है। मैं आपके साथ चलूंगी। और इस तरह निधि भी जिद करके खेतों में काम करने के लिए आ जाती है। परिवार के सभी लोग खेतों में काम कर रहे थे। वहीं अमित उसे खेतों में काम करना सिखाता है। दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तब अमित कहता है, निधि तुम्हारी सोच देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम कभी भी हार नहीं मानती। अमित, मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया है कि कभी किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि अपनी इस स्थिति को सुधारने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। तुम सच कहती हो, मैं तो तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर धन्य हो गया। अमित की बात सुनकर निधि मुस्कुरा देती है। दोनों बातें करते हुए काम करने लगते हैं। अमित निधि को टमाटर तोड़ना सिखाता है और निधि उसके साथ टमाटर तोड़ने लगती है। उसे खेतों में इस तरह काम करता हुआ देखकर अस्मिता मन ही मन सोचती है, देवरानी जी कितनी अच्छी है। इतने बड़े घर के होने के बाद भी उन्हें खेतों में काम करने से कोई परेशानी नहीं है। और एक मैं हूँ कि भगवान से हर दिन अपने ससुराल वालों की शिकायत करती हूँ। ऐसा सोचकर अस्मिता भी फिर से काम में लग जाती है। शाम को सभी लोग घर आते हैं। अस्मिता रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वहीं निधि अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद अमित कमरे में आता है और निधि को छूकर देखता है तो निधि को बहुत तेज बुखार था। सभी लोगों को कमरे में बुलाता है और कहता है, माँ लगता है निधि को ठंड लग गई है, उसे बहुत तेज बुखार है। अरे बहू, इसलिए तो मैं तुझे मना कर रही थी कि तू हमारे खेतों में काम करने मत जा। अस्मिता, बहुत जल्दी से सरसों का तेल लाकर इसके हाथ पैरों में लगा दे। मैं भी थोड़ी आग जलाकर इसके पास रख देती हूँ। अस्मिता सरसों का तेल लेकर निधि के हाथ पैरों में मालिश करने लगती है। वहीं मालती थोड़ी आग जलाकर वहां रख देती है। फिर अमित कहता है, माँ मैं जल्दी से जाकर बुखार की दवा ले आता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जल्दी दवा ले आना। और बबलू बेटा, तुम भी जरा अपनी चाची का सर दबा दो। ठीक है दादाजी, मैं दवा देता हूँ। बबलू निधि का सर दबाने लगता है। वहीं उसके जेठ और ससुर भी काफी चिंता करते हुए उसके पास बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अमित दवा ले आता है और निधि को खिला देता है। सभी को अपने लिए इतना परेशान होते देखकर निधि मन में सोचती है, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है और भगवान ने चाहा तो मैं अपने ससुराल वालों को इन सारी समस्याओं से बाहर ले आऊंगी। ऐसे 4 दिन बीत जाते हैं और निधि की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। सुबह सुबह सभी लोग खेतों पर जाने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी निधि सबसे कहती है,
सुनिए, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है और आज मैं भी आप लोगों के साथ खेतों पर चलूंगी। अरे नहीं नहीं निधि, तुम्हें खेतों पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। सभी के मना करने पर भी निधि नहीं मानती और सभी के साथ खेतों पर चली जाती है। उसके बाद सभी लोग खेतों पर काम कर रहे थे, तभी जमींदार खेतों की तरफ आता है और उन्हें अपने खेतों में काम करता हुआ देखकर कहता है, अरे भाई जल्दी जल्दी आ चलाओ, बहुत सारा काम है। अभी तो एक तो तुम लोगों का इतना कर्जा है, ऊपर से तुम लोग इतनी धीरे काम करोगे तो कैसे काम चलेगा। जमींदार की बात सुनकर अनिमेश काम करते हुए कहता है, हाँ जमींदार साहब, हम तो मन लगाकर ही काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा था कि इस बार हमें पैसों की थोड़ी जरूरत है, तो आप हमें थोड़े ज्यादा पैसे दे देना। अरे अनिमेश, मैं तो तुम लोगों को कितनी बार कह चुका हूँ भाई कि अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो मेरी जो जमीन खाली पड़ी है उस पर खेती करो, लेकिन तुम लोग उसकी खेती करने के लिए तैयार ही नहीं होते। ऊपर से तुम्हारा इतना कर्जा है, तो भला मैं तुम्हें ज्यादा पैसे कैसे दूं। बकवास छोड़ो और काम करो। ऐसा कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। शाम को घर आने के बाद निधि सभी से कहती है, अमित, अगर जमींदार उसके खाली खेतों में काम करने पर ज्यादा पैसे देगा तो हम उसकी खाली जमीन पर खेती क्यों नहीं करते? ये जमींदार बहुत चालाक है, ये अपनी बंजर जमीन पर हमसे खेती करवाना चाहता है जो खाली पड़ी हुई है। लेकिन अगर आप उन बंजर जमीनों को खरीद ले और उन पर खेती करें तो हमारे सारे कर्ज चुक जाएंगे और हमारे घर के हालात भी अच्छे हो जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो निधि? उन बंजर जमीनों पर फसल नहीं होती। अगर हमने उन बंजर जमीनों को खरीद भी लिया तो सिर्फ हम अपने पैसे बर्बाद करेंगे। देखिए, मैंने एग्रीकल्चर से ही पढ़ाई की है और अपने पिताजी को कई बंजर जमीनों को हरे भरे खेत में बदलते हुए देखा है। मुझे पता है कि ये हो सकता है। बहू, अगर हम तुम्हारी बात मान भी ले तो जमींदार के बंजर खेत खरीदने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। हम भला उनके बंजर खेत कैसे खरीदेंगे? और फिर उसमें बीज और खाद भी तो लगेंगे ना, उसके लिए भी तो पैसे कहाँ से आएंगे? इसलिए मेरी मानो, चुपचाप मजदूरी करो, किस्मत में जैसा लिखा होगा वैसा ही काटेंगे। नहीं माँ जी, हम किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते। मेरे पास शादी में मिले हुए कुछ जेवर हैं, हम उन्हें बेच देते हैं और उनसे खेत खरीद लेते हैं। उस खेत पर हम खूब मेहनत करेंगे, मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन निधि, अगर बंजर खेतों में फसल नहीं हुई तो? बहुत सही कह रही है, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वो इतने विश्वास से कह रही है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। किशोर के समझाने पर सभी लोग तैयार हो जाते हैं। अब निधि अमित के साथ जाकर सुनार के यहाँ अपने गहने बेच देती है और निधि और अमित दोनों जमींदार के पास जाते हैं। अमित जमींदार से कहता है, जमींदार जी, आप कह रहे थे ना कि आपके बंजर खेत आपके किसी काम के नहीं है, तो हम उन्हें खरीदने आए हैं। आप हमें वो सस्ते दामों में दे दीजिए, हम खुद ही उन पर काम कर लेंगे। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है भाई, वैसे भी ये जमीन मेरे किसी काम की नहीं है, तुम लोग ही उसे ले लो। जमींदार पैसे लेकर अपने खेतों ने दे देता है। अमित सभी को लेकर खेत पर आता है और देखता है कि खेतों में बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। तब निधि कहती है, सबसे पहले हमें इन सभी पत्थरों को उन खेतों से हटाना होगा। ऐसा कहकर निधि आगे बढ़ती है और पत्थर उठाकर दूसरी तरफ फेंकती है। निधि को देखकर सभी लोग पत्थरों को हटाना शुरू कर देते हैं। सारा दिन पत्थर हटाने के बाद शाम हो चुकी होती है और ठंड भी बढ़ चुकी थी। तब मालती कहती है, निधि बेटा, अब शाम हो चुकी है और ठंड बढ़ रही है, घर चलते हैं वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बाकी का काम हम कल करेंगे। ऐसा कहकर मालती अपने परिवार को लेकर घर वापस लौट जाती है। अगले दिन फिर सभी लोग खेतों पर आते हैं और पत्थर हटाने के बाद खेतों की जुताई करते हैं। खेत जोतने के बाद निधि कहती है, अमित, हमें अपने खेतों में ऑर्गेनिक खाद और बीज डालने होंगे ताकि हमारी फसल अच्छी हो। हाँ निधि, मैं आज ही शहर जाकर ऑर्गेनिक खाद और अच्छी किस्म के बीज ले आता हूँ और कल से ही हम उन्हें उगाना शुरू करेंगे। अमित शहर जाकर अच्छी खाद और बीज ले आता है। उसके बाद निधि खेती से जुड़ी हुई कुछ और बातें सभी को सिखाती है। फिर सभी मिलकर फसल लगाते हैं और सभी बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है। निधि फसलों को देखकर कहती है, माँ, पिताजी, अमित, आप लोग देख रहे हैं ना कि हमारे खेत कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ देवरानी जी, ये आपकी हिम्मत और हम सबकी मेहनत का नतीजा है। अस्मिता सही कह रही है बहू, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन तुमने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज हमने बंजर खेतों में भी इतनी अच्छी फसल उगा ली है। तभी बबलू खेतों से गोभी तोड़कर खाते हुए कहता है, माँ, दादी, हमारे खेत की गोभी तो सचमुच बहुत टेस्टी है। आज तो आप इसी की सब्जी बनाना और मैं अपने दोस्तों को भी यही गोभी खिलाऊंगा। बबलू की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम हो रही थी और ठंड बढ़ रही थी। तब निधि कहती है, चलिए पिताजी, अब हम लोग घर चलते हैं। कल हम अपनी सारी सब्जियां तोड़कर बेचने के लिए सब्जी मंडी में बेच देंगे। निधि की बात सुनकर सभी लोग घर आ जाते हैं। अगले दिन सभी खेत पर जाते हैं और सब्जियां तोड़ तोड़ कर टोकरियों में भर देते हैं। उसके बाद अमित एक ऑटो ले आता है और सारी सब्जियां ऑटो में रखकर बेचने के लिए बाजार ले जाता है। बाकी सभी लोग घर आ जाते हैं। रात को अमित सब्जियां बेचकर घर आता है और सभी को बताता है, पता है माँ, पिताजी, हमारी फसल बहुत अच्छी हुई थी और वो बहुत अच्छे दामों में बाजार में बिक गई। कुछ ही दिनों में हमारे पास सब्जियां बेचकर इतने पैसे आ जाएंगे कि हम आराम से जमींदार का कर्जा उतार सकते हैं। अगले दिन फिर सभी लोग खेतों में जाते हैं और सब्जियां तोड़ते हैं। अमित उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और अमित के पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। एक दिन अमित घर आकर सभी लोगों को बताता है, माँ,
अब हमारे पास फसल बेचकर अच्छी खासी रकम हो गई है। इन पैसों से कल हम जमींदार का सारा कर्जा चुका देंगे। और ये रहे कुछ पैसे, इनसे शिल्पा और बबलू की फीस भर दीजिए। और ये कुछ पैसे हैं, इनसे कल हम राशन ले आएंगे। ऐसा कहकर अमित अपनी माँ को कुछ पैसे दे देता है। ये देखकर निधि बहुत खुश होती है। रात को निधि अपने कमरे में होती है, तभी अमित वहां आता है और एक निधि को चांदी की पायल देते हुए कहता है, निधि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है मेरी तरफ से। अरे ये तो बहुत ही सुंदर है, आप अपने हाथों से ही मेरे पैरों में पहनाइए। अब अमित निधि के पैरों में पायल पहना देता है। निधि ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निधि के मायके वाले उसे मिलने आते हैं और उसके घर पहुंचते ही उसके पिताजी गुस्से में कहते हैं, निधि बेटा, हमें सब कुछ पता चल गया है कि कैसे तेरे ससुराल वालों ने हमें धोखा देकर तेरी शादी कर ली और कैसे तू आज अपने छोटे से घर में रह रही है और खेतों में काम कर रही है। हाँ निधि बेटा, हमने तुझे इतनी लाड प्यार से पाला था और तू आज खेतों में काम कर रही है। हम तुझे एक मिनट के लिए भी यहाँ नहीं छोड़ेंगे, अभी हमारे साथ चल। हाँ मेरी बहन, इन लोगों ने धोखाधड़ी की है, इन सबको जेल में होना चाहिए। विशाल, शिवानी और कमल की बात सुनकर निधि के सभी ससुराल वाले डर जाते हैं। वहीं अमित को भी आज पहली बार पता चलता है कि निधि की शादी उसके घर वालों ने धोखे से अमित से करवाई थी। ये सब सुनकर अमित कहता है, निधि मुझे सचमुच में पता नहीं था कि मेरे घर वालों ने तुम्हें धोखा दिया है और शायद हम सबकी यही सजा है कि तुम हमें छोड़कर चले जाओ। पिताजी भैया, मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप विश्वास कीजिए कि मेरे ससुराल वाले भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ और जो भी हुआ उसके लिए मैंने अपने ससुराल वालों को माफ कर दिया है, इसलिए आप लोग भी उन्हें माफ कर दीजिए। निधि की बात सुनकर उसके मायके वाले उसके ससुराल वालों को माफ कर देते हैं और खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। निधि भी खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ अपना जीवन गुजारने लगती है।